हेलो दोस्तों, आगे के टॉपिक देखेंगे। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आज का टॉपिक है टाइप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कितने टाइप का होता है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टाइप है, रिएक्शन जो होती है 3 टाइप की होती है। तो फर्स्ट है फास्ट रिएक्शन, देन सेकेंड है मॉडरेट रिएक्शन, ये टाइम के बेसिस पे है, मॉडरेट रिएक्शन। और थर्ड है स्लो रिएक्शन। ठीक है, थर्ड क्या है, स्लो रिएक्शन। अब फास्ट रिएक्शन हम किसको कहेंगे, मॉडरेट रिएक्शन किसको कहेंगे और स्लो रिएक्शन किसको कहेंगे, इसकी बात करेंगे। तो फास्ट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिनको कंप्लीट होने में बहुत कम टाइम लगता है। इनको कंप्लीट होने में क्या होता है, बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम टाइम लेती है। फॉर कंप्लीशन, कंप्लीट होने में बहुत कम टाइम लेती है। कितना कम टाइम लेती है, कुछ मिली सेकेंड्स में हो जाती है। मिली सेकेंड्स मीन्स 10⁻³ सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाती है, माइक्रो सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है, कभी कभी नैनो सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं फास्ट रिएक्शन, जो रिएक्शन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो अगर मैं इनका एग्जाम्पल देखूं तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। कौन सी रिएक्शन डिस्कस करें हम, फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन, तो फास्ट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होगी जो बहुत जल्दी कंप्लीट होती है, कुछ मिली सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है, कुछ माइक्रो सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है, कुछ पिको सेकेंड में भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, हमने एक चीज़ देखी है कि एसिड बेस रिएक्शन जो होती है, जहाँ पर भी एसिड बेस रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी होती है, वो रिएक्शन हमेशा होती ही होती है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन बहुत जल्दी होने वाली, बहुत फास्ट होने वाली रिएक्शन है। ठीक है, तो ये रिएक्शन इसलिए जल्दी होती है, इसका रीज़न भी बता देती हूँ। देखो, एसिड बेस रिएक्शन की अगर बात करूँ तो ये रिएक्शन इसलिए बहुत जल्दी होती है क्योंकि यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की नीड ही नहीं होती है। जैसे एक रिएक्शन मैंने ले ली, एक बेस ले लिया NaOH, एसिड ले लिया HCl, किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये एक सॉल्ट बनाते हैं NaCl प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ओवरऑल होता है क्या है, क्योंकि देखो ये सब आयन है, तो ये किस फॉर्म में रहे थे, आयनिक फॉर्म में रहे थे। Na प्लस OH माइनस प्लस H प्लस प्लस Cl, H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, फिर ये Na प्लस Cl माइनस प्लस H प्लस एंड OH माइनस, OH माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो सारे आयनिक फॉर्म में होते हैं, तो हम इन आयन्स को कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कैंसिल करेंगे, Na से Na कैंसिल हो जाएगा, Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल क्या होगा, H प्लस एंड OH माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, ये जो होगा ये वाटर है, तो इसको आयन मत बनाना, इसको H2 ही रहने दो। ये क्या है हमारा, प्लस H2O। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल यहाँ पे कोई भी बॉन्ड ब्रेक करने की, देखो H प्लस और OH माइनस को H2O बनाने के लिए किसी भी बॉन्ड ब्रेक करने की जरूरत हो रही है। कहीं पे भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है NaOH के बीच, क्या ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा है कि इसको ऐसे बॉन्ड ब्रेक करने की नीड पड़ रही है, ऐसा नहीं है। ये ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में है, तो ये ऑलरेडी क्या होंगे, आयन से आयन अगर हम कैंसिल करके देखें तो H प्लस और OH माइनस ईजिली H2O बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर किसी बॉन्ड ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, बॉन्ड को ब्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी वाली जो ग्राफ है अगर मैं दिखाऊँ तो ये एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहते हैं, कि यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की नीड पड़ती है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ये इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब यहाँ पर अगर कोई बॉन्ड होता है और उस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना पड़ता है, तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती, तो उस एनर्जी को देते टाइम ही तो टाइम लगता है, और उस बॉन्ड को ब्रेक होते टाइम ही क्या होता है, टाइम लगता है। और ये जो टाइम है यहाँ पर इसलिए बच रहा है क्योंकि यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है ही नहीं। देखो H प्लस और OH माइनस सीधा क्या बनाएंगे, वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर H प्लस और OH माइनस ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में है, इसको किसी भी एक्टिवेशन एनर्जी की नीड
नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं देनी है, तो इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक नहीं होने वाला है, टाइम नहीं लगेगा। तो ये बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, तो एसिड बेस रिएक्शन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर बात करें तो आयनिक रिएक्शन भी इसका एग्जाम्पल हो सकती है, क्योंकि आयनिक रिएक्शन भी तो यही है ना। आयनिक रिएक्शन क्या होती है, आयन मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, आयन आयनिक फॉर्म में मिलते हैं, तो यहाँ पर किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो यहाँ पर भी एक्टिवेशन एनर्जी की नीड नहीं रहती है, ठीक है। और एक रिएक्शन है, एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल हो गया एसिड बेस्ड रिएक्शन, दूसरा हो गया आयनिक रिएक्शन। अगर थर्ड एग्जाम्पल की बात करूँ तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेडिकल भी क्या है, बहुत फास्ट होने वाली रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक रेडिकल ले लिया मैंने, जैसे ए रेडिकल प्लस बी रेडिकल, ये ऑलरेडी क्या है, इंटरमीडिएट फॉर्म में है। तो इनको तोड़ने के लिए, अगर ऐसा होता, अगर ए बी एक कंपाउंड होता, तो इसको इस तरीके से तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती, लेकिन यहाँ तो ये ऑलरेडी रेडिकल फॉर्म में है, तो इनको तो ब्रेक करना ही नहीं है, इनको ब्रेक ही नहीं करना है, तो ना तो एनर्जी की नीड होगी और ना ही यहाँ पे किसी भी तरीके के बॉन्ड ब्रेकिंग में टाइम लगेगा, ठीक है। तो सीधा इसने क्या करना है, सीधा इन दोनों ने कंबाइन होना है, तो सीधा कंबाइन होगा तो वही केस हो जाएगा। इस तरीके से सीधा कंबाइन हो जाएंगे, ए रेडिकल और बी रेडिकल क्या बनाएंगे, ए बी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और सीधा रेडिकल से ये बन रहा है, सीधा काय से बन रहा है, रेडिकल से बन रहा है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का टाइम टेकिंग नहीं होगा, मतलब टाइम नहीं लिया जाएगा। तो ये भी बहुत तेज होने वाली रिएक्शन है, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, फास्ट रिएक्शन का। आई होप कि फास्ट रिएक्शन समझ आया होगा। अब अगला है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होंगी, स्लो रिएक्शन, देखो स्लो रिएक्शन की मैं अगर बात करूँ तो स्लो रिएक्शन में आते हैं, पहले स्लो रिएक्शन देख लेते हैं फिर मॉडरेट देखेंगे, ठीक है। तो स्लो रिएक्शन में ऐसी रिएक्शन होती है जिनको होने में बहुत टाइम लगता है, तो ये क्या लेती है, वेरी लॉन्ग टाइम फॉर कंप्लीशन। इसको कंप्लीट होने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा टाइम की नीड होती है, ठीक है। जैसे कितना टाइम, इसको कंप्लीट होने में कुछ दिन लग जाते हैं, कुछ वीक लग जाते हैं, कुछ ईयर लग जाते हैं, कुछ ईयर भी यहाँ पे क्या होंगे, लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल से आप इजीली समझ जाओगे। एग्जाम्पल है रस्ट फॉर्मेशन, या हम कहते हैं जिसको कोरिजन। अगर मैं रस्ट फॉर्मेशन की बात करूँ तो क्या आपने कहीं पर आयरन रखा है, लोहा रखा है, उसी टाइम रस्ट उसमें जम जाती है या कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में जम जाती है, नहीं। उसको रस्ट को आयरन में लगने में क्या होता है, कुछ दिन लग जाते हैं, कुछ वीक लग जाते हैं, कुछ ईयर लग जाते हैं, ठीक है। मतलब लोहे में एकदम से जंग नहीं लगती, उसको जंग लगने में कुछ टाइम लगता है। कोरिजन इसका एग्जाम्पल हो गया। और इसका एग्जाम्पल एक हो सकता है क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होगा, देखो जब गर्मियों के दिन आते हैं, गर्मियों के दिन में इंटू से कौन से दिन होंगे, गर्मियों के दिन कौन से रहते हैं हमारे, लगभग मार्च से जून तक। तो मार्च से जून तक क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे, मार्च से जून की अगर मैं बात करूँ तो मार्च से जून तक गर्मियों का महीना रहता है, और मार्च से जून तक क्या होगा, यहाँ पे गर्मी होगी तो लगातार वेपराइजेशन होगा, लगातार जो वाटर है, वाटर का क्या होगा, वेपराइजेशन होगा। और वाटर के वेपराइजेशन से 4 महीने, वाटर के वेपराइजेशन से फिर जाके जुलाई जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर तक, लगभग जुलाई से लगभग अक्टूबर तक क्या होती है, बारिश होती है। तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन क्या, मार्च के महीने में क्लाउड फॉर्मेशन हुआ और उसी टाइम बारिश आ गई, नहीं। मार्च के महीने में वेपराइजेशन हुआ, फिर अप्रैल में वेपराइजेशन हुआ, मई में वेपराइजेशन हुआ, जून में वेपराइजेशन हुआ, तब जाके क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। तब जाके इतने टाइम बाद, 4-5 महीने बाद जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। तो क्लाउड फॉर्मेशन भी क्या है, एक स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब आगे बात करें, अगला है मॉडरेट रिएक्शन।
तो मॉडरेट रिएक्शन में अब आप समझ ही गए होंगे, मॉडरेट रिएक्शन में न तो बहुत कम टाइम लगेगा और न ही बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मॉडरेट रहेगी ये रिएक्शन। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, मतलब मॉडरेट रहेगी मतलब हम इसको कह सकते हैं कि मॉडरेट टाइम की नीड होगी। कितना टाइम चाहिए होगा? मॉडरेट टाइम चाहिए होगा, और मॉडरेट टाइम की नीड होगी तो मॉडरेट टाइम में इनटू से इसको कंप्लीट होने के लिए कुछ आवर या कुछ मिनट की ज़रूरत होगी, कुछ मिनट्स या कुछ आवर की ज़रूरत रहती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए, मोस्ट ऑफ रिएक्शन जो होती है इसी में आती है, केमिस्ट्री की जो लगभग रिएक्शंस होती हैं इसी में आती है, जैसे हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजिनेशन और हाइड्रोलिसिस आ सकती है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस इसमें आ सकती है, और इसमें आएंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एल्काइलेशन, ये सारी रिएक्शन इसी में आएंगी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एल्काइलेशन। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं वो इसी में आती है, ठीक है। और जो बहुत तेज होने वाली रिएक्शन होती है यानी कि एसिड बेस टाइप की, वो फास्ट में आ गई, और बहुत स्लो वाली किस में आ गई? स्लो रिएक्शन में आ गई। अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है, हमारे पास इस तरीके से एक रिएक्शन है N2B, ये फॉर्मेशन कर रहे हैं प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं रेट निकालूं तो हमें रेट लॉ से अगर रेट निकालूं तो रेट क्या होता है? रेट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो के आ जाता है, और इसकी पावर में रहता है एक्स एंड वाई, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक्स और वाई की, तो यही ऑर्डर है। यहाँ पे ऑर्डर क्या है? ऑर्डर को अगर मैं एन से रिप्रेजेंट करूँ तो ऑर्डर रहेगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पे एन क्या हो गया? एन हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और एक्स और वाई किसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो जाएंगे? एक्स एंड वाई हो जाएंगे ए और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। एक्स और वाई क्या होंगे आपके? एक्स एंड वाई ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो जाएगा एक्स, और वाई क्या हो जाएगा? बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा क्या कहूँगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ध्यान से सुनना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? जो हमारा रेट लॉ होता है, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ में जो रिएक्टेंट की, ध्यान से सुनना, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ में हम मास लॉ की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ की बात करें। एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ध्यान से सुनना क्या कह रही हूँ, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का पावर का सम रहता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। सिंपल है। जो रेट लॉ जो हमारी होती है, एक्स जो रेट लॉ है हमने पढ़ रखा है, इसी को कैसे निकालते हैं? एक्सपेरिमेंटली निकलता है। तो जो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ होता है उसमें जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर का जो सम होगा वही होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक हो गया। इजिली समझ सकते हैं हम इसको, ये कहाँ से निकलेगा? हमारे एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ से, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या होगा? द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। अगर हमें रेट लॉ दिया होगा तो उससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? अगर हमें रेट लॉ नहीं दिया है और हमें एक मैकेनिज्म दे दिए कि रिएक्शन ऐसे होगी, तो उस मैकेनिज्म से हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमारे पास होता है, जो उस मैकेनिज्म का स्लो स्टेप होगा, जो उस मैकेनिज्म का स्लो स्टेप होगा, उस स्लो स्टेप में जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे,
ध्यान से देखना, किसी मैकेनिज्म कोई मैकेनिज्म दी है तो उसके स्लो स्टेप में जितने भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे वही होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लूंगी मैं, A2 प्लस B2 एक रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही है, 2AB का फॉर्मेशन कर रही है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी मैकेनिज्म देखूं, इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है। A2 जब पहले A2 क्या कर रही है, 2A का फॉर्मेशन कर ले रही है, इस टाइम जो हमारा रेट कांस्टेंट है K1 है, और ये जो स्टेप है इसको हमने मान लिया है स्लो स्टेप। तो ये हमारा कैसा स्टेप रहेगा, स्लो स्टेप। और अगर बात करूँ ऐसे नेक्स्ट स्टेप की मैकेनिज्म में, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप की बात करेंगे तो ये जो A है वो अगली बारी B2 से रिएक्शन करके AB प्लस बी रेडिकल बना रहा है, और अगली बारी क्या हो रहा है, ये जो AB प्लस ए जो है इस बी रेडिकल के साथ मिलकर क्या बना रहा है, फिर ए बी बना दे रहा है। यहाँ से ए रेडिकल आ गया, यहाँ से बी रेडिकल आ गया, ये क्या बना देगा, ए बना देगा। ऊपर भी हम मान लेते हैं कि जो A2 है उसने 2 ए रेडिकल बनाए, फिर ए रेडिकल B2 रेडिकल के साथ ए बी बनाया और ए बी रेडिकल छोड़ दिया, और यहाँ पे क्या हो गया, बी ने ए ने फिर बी के साथ, क्योंकि ये ए और भी होंगे, 2 ए थे तो ए और भी होंगे, उसने बी रेडिकल के साथ ए भी बना दिया। ये सिर्फ अभी हमें रेडिकल कहाँ से आ रहे हैं या रिएक्शन कैसी हो रही है इसको समझने की नीड नहीं है। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि अगर हमें मैकेनिज्म दी है तो उससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। तो ये हमारी मैकेनिज्म होगी, ठीक है। और मैंने कह दिया ये स्लो स्टेप है, तो हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि स्लो स्टेप में जितने रिएक्टेंट होंगे वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट है, स्लो स्टेप में सिर्फ, देखो स्लो स्टेप में सिर्फ एक रिएक्टेंट है, एक ही तो A2 है, तो स्लो स्टेप में सिर्फ एक रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, देखो स्लो स्टेप के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन जिस पर डिपेंड करेगा वहीं से तो ऑर्डर निकलता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ A2 पर डिपेंड कर रहा है और इसकी पावर सिर्फ 1 है, तो इससे हम क्या कहेंगे, हमने क्या कहा, स्लो स्टेप से हमें पता चलेगा कि कितने रिएक्टेंट है, तो एक रिएक्टेंट है तो एक ही ऑर्डर रहेगा। तो इसका क्या रहने वाला है, A2 पर ही डिपेंड करने वाली है और A2 की पावर 1, इसका मतलब ऑर्डर कितना रहेगा, ये कैसी रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं इसमें ही, देखो इसमें ही थोड़ा चेंज करें, इसको स्लो स्टेप ना मान के अगर मैं इसको स्लो स्टेप मान लूँ, अगर मैं क्या करूँ इसको स्लो स्टेप मान लूँ, तो अब क्या होगा, अब जो जो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ है वो डिपेंड करेगा। अब इस केस में एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ डिपेंड करेगा के ए रेडिकल के कंसंट्रेशन पर और B2 के कंसंट्रेशन पर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि इसको हम एक इसके रिस्पेक्ट में और एक इसके रिस्पेक्ट में नहीं मानेंगे। जो जब भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो हम ऑर्डर तभी लेते हैं, हम ऑर्डर तभी लेते हैं जब जो कंसंट्रेशन, जिनका कंसंट्रेशन देख रहे हैं, या तो वो रिएक्टेंट हो या फिर क्या हो, प्रोडक्ट हो, या तो रिएक्टेंट होना चाहिए या प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो ए रेडिकल है वो ना तो रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट, ये क्या है, इंटरमीडिएट है, ये क्या है, इंटरमीडिएट है। तो इसको हम एज ए यहाँ पर बेस नहीं ले सकते हैं ऑर्डर निकालने के लिए, ठीक है। कभी कभी तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि ये इंटरमीडिएट है तो इसको 0.5 इसका मान लिया जाता है ऑर्डर, इंटरमीडिएट का 0.5 ऑर्डर मान लिया जाता है, इसका 1, और यहाँ पे आंसर आ जाता है 1.5 इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। लेकिन ये हमेशा करेक्ट नहीं होता है, कभी कभी यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, ये हमेशा मतलब सही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट है और रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में तो सीधा हम एक ले लेंगे, लेकिन इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में सीधा नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट होता है इसको रिप्लेस किया जाता है, इस इंटरमीडिएट को रिप्लेस किया जाता है, और यहाँ पे हमारे दो मेथड यूज होती है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको जिसको बेस लेके हम इसको रिप्लेस करते हैं। पहली होती है फास्ट इक्विलिब्रियम, और सेकंड होती है एस एस ए यानी कि स्टडी स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन।
स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो ये जो दो मेथड होती है, इससे हम इंटरमीडिएट को रिप्लेस कर पाते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने में ये मेथड हेल्प करती है। ये होगी हमारे पास दो मेथड ऑर्डर निकालने की। अब अगर थर्ड मेथड की बात करें, तो जो थर्ड मेथड है उसमें उसको हम सी ले लेते हैं। सी ले लेते हैं। इसमें क्या होगा देखो, हम रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ उसी के रिस्पेक्ट में लेंगे जिसके कंसंट्रेशन में रिएक्शन के दौरान इफेक्टिवली चेंज आएगा। कह क्या रही हूँ, एक रिएक्टेंट है, उसके कंसंट्रेशन में रिएक्शन के दौरान अगर इफेक्टिव चेंज देखने को मिल रहा है, इफेक्टिव चेंज देखने को मिल रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेंगे। लेकिन अगर इसके कंसंट्रेशन में अगर क्या हो रहा है, इसके कंसंट्रेशन में रिएक्शन के दौरान इफेक्टिव चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस केस में इस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तब आप इजीली समझ जाएंगे। अगर मेरे पास एक रिएक्शन है A2 प्लस B2 फॉर्मेशन कर रही है 2AB का। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि इस रिएक्शन के दौरान जो A2 है वो मैंने ले लिया एक्सेस अमाउंट में। क्या ले लिया, एक्सेस अमाउंट में। लेकिन जो बी है वो तो सफिशिएंट अमाउंट में है, और ए हमने क्या ले लिया, A2 ले लिया एक्सेस अमाउंट में। अब मैंने देखो, मैंने क्या कहा कि जिसके कंसंट्रेशन में रिएक्शन के दौरान इफेक्टिव चेंज आएगा, इसके कंसंट्रेशन में तो इफेक्टिव चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो थोड़ा है वो पूरा किस में चेंज होने लगेगा, प्रोडक्ट में। लेकिन ये तो ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट में है। एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा में से ये थोड़ा प्रोडक्ट बनाने के लिए दे भी देगा। ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा में से ये थोड़ा सा प्रोडक्ट बनाने के लिए A2 दे भी देगा। तो क्या इसके कंसंट्रेशन में कोई इफेक्टिव मतलब अच्छा खासा चेंज देखने को मिलना चाहिए। तो क्या इसके कंसंट्रेशन में तब भी इफेक्टिव चेंज दिखेगा? इसके कंसंट्रेशन में इफेक्टिव चेंज नहीं दिखेगा। तो इसके कंसंट्रेशन में इफेक्टिव चेंज नहीं दिखेगा, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है, मैं क्या कहूँगी कि जो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए A2, A2 के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगी, या ए के रिस्पेक्ट में A2 ही कह लेते हैं, A2 के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगी वो क्या होगी, ज़ीरो। मतलब A2 का जो ऑर्डर होगा वो क्या रहेगा, ज़ीरो। बी के रिस्पेक्ट में तो हम यहाँ पे रेट लॉ क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ ये कहेगा कि जो रेट है वो हमारा सिर्फ बी के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, और अगर बी के कंसंट्रेशन 1 पर डिपेंड कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर होगी। अगर बी के कंसंट्रेशन 2 पर डिपेंड कर रहा है तो हम क्या कहेंगे इसको, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, सेकंड ऑर्डर कहेंगे। लेकिन ये सिर्फ बी के रिस्पेक्ट से आई है, इसमें A2 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि A2 के कंसंट्रेशन में रिएक्शन के दौरान इफेक्टिव चेंज देखने को नहीं मिल रहा था। तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास आपको कोई रिएक्शन दी है और उसमें कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में है, तो सीधा सीधा उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आप ज़ीरो ले लेंगे। ठीक है, इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल देखने को मिलता है जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एस्टर का। तो मैं एक एस्टर ले लेती हूँ। हम ले लेते हैं इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट कैसा होगा, C2O, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3। ये हमारा एथाइल एसीटेट है। ठीक है, अब ये जब रिएक्शन करता है, किसके साथ रिएक्शन करता है, जब इथाइल एसीटेट रिएक्शन करता है वाटर के साथ, यानी कि इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, तो हाइड्रोलिसिस के दौरान हमेशा जो वाटर होता है कैसे लिया जाता है, एक्सेस अमाउंट में। वाटर को हम एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो इस दौरान कैसी रिएक्शन होती है। अगर रिएक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे जो H2O है इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और इधर H इधर OH, तो फॉर्मेशन किसका होगा, एक तो एसिड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, दूसरा आपका बनने वाला है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, एथेनॉल भी कहते हैं इसको। अब ये तो हो गई रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का अगर रेट ले, सॉरी ऑर्डर ले, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर हमें पता है इसके रिस्पेक्ट में आने वाला है, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर एक आ गया, एक ऑर्डर इस
एक ऑर्डर इसके रिस्पेक्ट में आ गया। अब H2O के रिस्पेक्ट में मैं कोई ऑर्डर नहीं लूँगी, क्योंकि जब रिएक्शन हो रही है तो जो H2O है इसमें कोई, इसके कंसंट्रेशन में कोई इफेक्टिव चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट में है। तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है वो क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब लास्ट देख लेते हैं डी। डी यानी कि लास्ट हम किस मेथड से निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन की बात की जाए, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए याद रखना जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, मॉलिक्यूलरिटी मीन्स सीधा समझ आना कि जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही मॉलिक्यूलरिटी है। तो जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो ही, मॉलिक्यूलरिटी ही आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगी। मॉलिक्यूलरिटी ही आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, किसके लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। अब एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो कंप्लीट होती है सिंगल स्टेप में। कहाँ कंप्लीट होती है? सिंगल स्टेप में, जिसकी मैकेनिज्म में आप देखेंगे कि एक ही स्टेप में पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर हमारे पास ए है और बी है, फॉर्मेशन कर रहे हैं प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे जो रेट होगा, रेट वो किस पर डिपेंड करेगा? ए पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मॉलिक्यूलरिटी के इक्वल होगा कहा था। ए पर भी डिपेंड करेगा, बी पर भी डिपेंड करेगा। तो हम क्या कहेंगे? जो इसका रेट है, रेट क्या है इसका? एक इसके रिस्पेक्ट माने ऑर्डर, सॉरी रेट, तो रेट की बात कर ली है, रेट क्या होगा? ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा, एक ए के रिस्पेक्ट में आने वाला है ऑर्डर, एक बी के रिस्पेक्ट में आने वाला है, तो 2 होगा, यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। क्या होगी? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, तो क्या कहा कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन में जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल होती है। और एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल देखेंगे, जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देखेंगे, वही क्या रहेंगे? ऑर्डर रहेंगे। तो यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, तो यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, एक और बात याद रखना, इम्पोर्टेंट करके नोट भी कर लेना, कि जो मोस्ट ऑफ रिएक्शन होती है, मोस्ट ऑफ रिएक्शन, मोस्ट ऑफ रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी ही ऑर्डर के इक्वल होती है। मॉलिक्यूलरिटी ही ऑर्डर के इक्वल होती है। मॉलिक्यूलरिटी इक्वल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब अगर एक इस तरीके से रिएक्शन आ जाती है, यहाँ पे देख लेते हैं, एक रिएक्शन आ जाती है, ए ए प्लस बी पी का फॉर्मेशन कर रहा है। ऐसे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, ठीक है, ए बी से मिलकर प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसमें कहेगा ऑर्डर बताओ। तो क्या आप ऑर्डर बता सकते हैं? तो देखो, ऑर्डर बताने के लिए या तो हमारे पास रेट लॉ होना चाहिए, या तो हमारे पास रेट लॉ होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, या फिर हमारे पास मैकेनिज्म होनी चाहिए जिसमें हम क्या देख ले, या फिर हमारे पास मैकेनिज्म होनी चाहिए जिसमें हम स्लो स्टेप देख ले और वहाँ से रेट निकाल ले, तो वो भी हमें नहीं दिया है। या हमें एक एलिमेंट्री रिएक्शन, या हमें ये कह देता कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, या कह देता कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, वो भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और या ऐसा कह देता कि इसमें कोई एक्सेस अमाउंट में है और दूसरा सफिशिएंट अमाउंट में है, तो वो भी यहाँ पर नहीं दिया है। तो यहाँ पर इनमें से कुछ भी नहीं दिया है, तो क्या हम इसका रेट निकाल सकते हैं? नहीं। तो इसका आंसर रहता है, ऐसी जगह पर एक ऑप्शन दिया रहता है अनप्रिडिक्टेबल। इसका हम ऑर्डर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जितनी इसके लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है वो सफिशिएंट नहीं है इसका ऑर्डर निकालने के लिए। तो इनका आंसर रहता है अनप्रिडिक्टेबल। क्या कहेंगे कि इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए सफिशिएंट अमाउंट में जो इन्फॉर्मेशन है वो गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? अनप्रिडिक्टेबल। टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी। क्या है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें
तो जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन होती है वो है आपका नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ रिएक्टेंट number of reactant molecule which are participate in simple stoichiometric simple stoichiometric simple stoichiometric रिएक्शन। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सिंपल सा है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच आर पार्टिसिपेट इन सिंपल स्टाइक्योमेट्रिक रिएक्शन। एक जो सिंपल स्टाइक्योमेट्रिक रिएक्शन होगी, मॉलिक्युलरिटी क्या है, एक जो सिंपल स्टाइक्योमेट्रिक रिएक्शन होगी उसमें जितने भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे सब मॉलिक्युलरिटी के अंडर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो सबसे पहले तो सिंपल स्टाइक्योमेट्री जो है उस वो क्या होती है वो बता देती हूँ। सिंपल स्टाइक्योमेट्री का मतलब है आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, लेकिन ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है ये फुल नंबर होना चाहिए, स्मॉलेस्ट बट फुल नंबर। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना। मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ रिएक्टेंट विच आर पार्टिसिपेट इन सिंपल स्टाइक्योमेट्रिक रिएक्शन। सिंपल स्टाइक्योमेट्रिक रिएक्शन क्या होगी, जिसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट स्मॉलेस्ट नंबर होंगे, और स्मॉलेस्ट कैसे, फुल नंबर। ऐसा नहीं कि स्मॉलेस्ट में आप फ्रैक्शन वैल्यूज ले रहे हो, हाफ, 3/2, ऐसी वैल्यू नहीं लेनी है। स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा होना चाहिए लेकिन फुल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब ले लेते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। जैसे एक रिएक्शन है H2 प्लस Cl2, ये फॉर्मेशन कर रही है 2HCl का। ठीक है, और मैंने इसको एक इस तरीके से लिख दिया है 2H2 प्लस 2Cl2, ये फॉर्मेशन कर रहा है 4HCl का। ठीक है, और एक मैंने इसी को इस तरीके से लिख दिया है हाफ H2 प्लस हाफ Cl2, ये फॉर्मेशन कर रहे हैं HCl का। अब इसमें से हम किस रिएक्शन, एक ही रिएक्शन है देखो सब में HCl बन रहा है, किससे, H2 और Cl2 से। तो आपको देखना है कि किस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में हम मॉलिक्युलरिटी देखेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी, अगर मैं मॉलिक्युलरिटी सिर्फ नंबर ऑफ रिएक्टेंट कह दूँ तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट 1 2, तो इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट 2 है, यहाँ पे 2 2 4, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट 4 है, यहाँ पे हाफ हाफ 1, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्टेंट 1 है। सेम रिएक्शन में है, तीनों रिएक्शन में हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बना रहे हैं, लेकिन तीनों रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट अलग अलग हैं। तो क्या तीनों रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी अलग अलग होगी, नहीं, क्योंकि सेम रिएक्शन है तो मॉलिक्युलरिटी तो सेम होनी चाहिए। तो इसमें कहा किसके रिस्पेक्ट में हम मॉलिक्युलरिटी लेंगे, उसके लिए हमने क्या कहा है, सिंपल स्टाइक्योमेट्रिक रिएक्शन देखेंगे। सिंपल स्टाइक्योमेट्रिक रिएक्शन मतलब स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए लेकिन फुल नंबर होना चाहिए। तो तीसरा तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, फुल नंबर क्या ये हाफ फुल नंबर है, 1/2 फुल नंबर है, नहीं है, फ्रैक्शन वैल्यू है ये फुल नंबर नहीं है, तो मैं इसको तो कैंसिल कर दूंगी, ये तो हमारा आंसर नहीं निकाल सकता है, ये मॉलिक्युलरिटी निकालने में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। अगर इसमें 2 2 4 को कैंसिल करने का ट्राई करूँ तो मैं इसको 2 2 और 4 को कैंसिल करके यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर तो 1 1 2 होगा ना कि 2 2 4। देखो ये 2 से कैंसिल हो सकती है, पूरी रिएक्शन 2 से कैंसिल हो सकती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से कैंसिल कर देंगे। हमने स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, छोटे से छोटा नंबर, छोटे से छोटा नंबर 1 1 2 आएगा ना कि 2 2 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल होने वाली है। इसका मतलब हम किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, मॉलिक्युलरिटी फर्स्ट के रिस्पेक्ट में लेंगे, और मॉलिक्युलरिटी इस रिएक्शन की क्या रहेगी, 2 रहेगी। ठीक है, अगर केस ऐसा होता है, देखो अगर किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का केस होता है या मल्टी स्टेप रिएक्शन का केस होता है, कैसा केस होगा, मल्टी स्टेप रिएक्शन। अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन का केस होगा या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का केस होगा तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मॉलिक्युलरिटी है, एक स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये हो रहा है, तीसरा स्टेप इस तरीके से हो रहा है, तो इसमें हम मॉलिक्युलरिटी हर स्टेप के लिए सेपरेट निकालेंगे, सेपरेट मॉलिक्युलरिटी निकालेंगे, हर स्टेप के लिए सेपरेट मॉलिक्युलरिटी निकलेगी ऐसे केसेस में जहाँ पर मल्टी स्टेप रिएक्शन कंप्लीट हो रही होगी। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं बात करूँ मॉलिक्युलरिटी की तो मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, मॉलिक्युलरिटी हमें पता है कि मॉलिक्युलरिटी
नंबर ऑफ रिएक्टेंट कुछ ना कुछ हमेशा प्रेजेंट होंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि रिएक्टेंट कुछ है ही नहीं और इसकी मॉलिक्युलरिटी देख रहे हैं। कुछ ना कुछ रिएक्टेंट हमेशा होगा, कम से कम एक रिएक्टेंट तो हमेशा प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब जीरो मॉलिक्युलरिटी नहीं हो सकती है, और जो मॉलिक्युलरिटी होगी वो हमेशा 1 2 3 4 ऐसे ही होगी। मतलब नेगेटिव मॉलिक्युलरिटी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी है क्या, नंबर ऑफ रिएक्टेंट ही तो है। नंबर ऑफ रिएक्टेंट क्या कभी जीरो हो सकते हैं? नहीं, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट प्रेजेंट होंगे ही रिएक्शन में। और नेगेटिव क्या हो सकती है? नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि एक और चीज़ नहीं हो सकती है। हमने सिंपल स्टोइकियोमेट्री की बात की, तो यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू भी नहीं हो सकती है। फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, मॉलिक्युलरिटी कभी जीरो, नेगेटिव या फ्रैक्शनल नहीं होगी। जीरो भी कभी मॉलिक्युलरिटी नहीं होगी, नेगेटिव भी नहीं होगी और फ्रैक्शनल भी नहीं होगी। मॉलिक्युलरिटी कैसी होगी? मॉलिक्युलरिटी हमेशा फुल नंबर होगी। हमेशा क्या होगी? फुल नंबर रहेगी। और वो फुल नंबर भी कैसा? पॉजिटिव। वो फुल नंबर भी कैसा? हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी फुल नंबर और पॉजिटिव रहेगी, जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं रहेंगी। अगला टॉपिक है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है टॉपिक? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें, ध्यान देना, ऐसी रिएक्शन जिसमें मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल नहीं होंगे। ऐसी रिएक्शन जिसमें मॉलिक्युलरिटी डिफरेंट होगी और ऑर्डर डिफरेंट होगा, इसको कहेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। देखो, मोस्ट ऑफ केसेस के लिए हमने क्या कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन के इक्वल होती है, लेकिन फिर भी तो ये दोनों डिफरेंट ही केस है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ऑर्डर हमें एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ से निकलता है और मॉलिक्युलरिटी हमारी निकलती है मास लॉ से, ठीक है। तो हमेशा इक्वल होंगे, बराबर जरूरी नहीं है। मतलब मैक्सिमम केसेस के लिए इक्वल हो जाते हैं, लेकिन हमेशा होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जब नहीं होंगे तो हम उसको स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने अभी डिस्कस भी किया था, इथाइल एसीटेट, COO, C2H5। इसकी रिएक्शन कराती हूँ वाटर से। वाटर यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में होता है, वाटर एक्सेस अमाउंट में होता है। हम वाटर को किस में लेते हैं? एक्सेस अमाउंट में। तो वाटर एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में हम ऑर्डर कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सेस अमाउंट में क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो रहा है यहाँ पे इस एस्टर का। तो क्या होता है, इधर H जाएगा, इधर OH जाएगा, एक हमारा बनेगा एसिड CH3COOH, दूसरा हमारा बनने वाला है इथेनॉल यानी कि अल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा वो जीरो होगा, इसके रिस्पेक्ट में, एस्टर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 होगा। तो इस रिएक्शन को कहते हैं स्यूडो स्यूडो ऑर्डर। क्यों? क्योंकि मॉलिक्युलरिटी 2 है। इस रिएक्शन में देखो, मॉलिक्युलरिटी इसके रिस्पेक्ट में भी, इसके रिस्पेक्ट में भी, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी तो सभी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ली जाती है। तो मॉलिक्युलरिटी इस रिएक्शन के लिए कितनी है? 2 है। और ऑर्डर कितना है? ऑर्डर है 1। तो ये कैसा केस हो गया? मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर डिफरेंट होने का केस हो गया, यानी कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो मैं क्या कहूँगी इसको? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्यूडो रिएक्शन है क्योंकि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर डिफरेंट है, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है और मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 2 है, यानी कि बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। किसको स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे? आई होप कि समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अगर बात करूँ मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा? ध्यान रखना कि अगर मैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूँ तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा? ज़ीरो रहेगा। मॉलिक्युलरिटी कभी भी ज़ीरो हो नहीं सकती, पहले ही बात कर ली हमने। ऑर्डर ज़ीरो रहेगा, मॉलिक्युलरिटी कभी ज़ीरो हो नहीं सकती। तो ये केस कैसा रहेगा? ये केस हमेशा ऐसा रहेगा कि ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा स्यूडो में जाने का ट्राई करेगा, मतलब हमेशा स्यूडो जैसा ही होगा। तो ये हमेशा स्यूडो जैसा ही है, तो इसको पहले ही साइड रख दिया गया है और इसको एज ए स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा ही होता है, हमेशा होता है, इसको साइड रख दो, ठीक है। क्योंकि ये कभी भी इसमें थोड़ा ऊपर नीचे वेरिएशन देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा ज़ीरो है, ये ज़ीरो हो नहीं सकती। तो ये हमेशा
अनइक्वल होंगे, मतलब एक दूसरे के इक्वल कभी भी हो नहीं सकते हैं, तो ये हमेशा स्यूडो टाइप ही होंगे, तो इसको पहले ही साइड रख दिया गया है। इसको स्यूडो ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे, ध्यान रखना, इसको स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में कंसीडर कभी भी नहीं किया जाता है जीरो ऑर्डर को, क्योंकि ये हमेशा ही इस तरीके का रिलेशन शो करेगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।